में आगे दर्ज करवाया जाए, इस रणनीति पे काम कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह ने आक्रामक तेवर अपनाए हैं, समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर भूमि पूजन के बाद परशुराम का मुद्दा उठाया, तो बीएसपी ने भी इसको लपका और कहा कि वो सबसे बड़ी मूर्ति बनाएंगे। कॉल आपसे करवा दे। नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लखनऊ से हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ इंजीनियर काजी इमरान लतीफ जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आप देखिए आम आदमी पार्टी की एक एंट्री हो रही है और संजय सिंह और पूरे आम आदमी पार्टी, आप देखिए उनको तेवर देखिए आक्रामक अंदाज में, और आज वो विधानसभा के अंदर भी एंट्री करते हैं और वो कहते हैं कि वो एक सांसद का हक है। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से 2022 की अब रणनीति आम आदमी पार्टी के आने के बाद और लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी और कहीं न कहीं आपके लिए, सपा के लिए और बसपा के लिए लड़ाई इसमें आपके वोट बैंक में सेध लगेगी इससे? रजनी भाई, आपके माध्यम से तो मैं पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कम से कम अब वो इस लायक हुए हैं कि वो उत्तर की प्रदेश की में भी सक्रियता अपनी दिखा रहे हैं, वरना इन्होंने तो अपने आप को दिल्ली तक सीमित कर लिया था। अच्छा। बहुत अच्छी बात है, हमारी ताकत बढ़ाने का काम इन्होंने किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। निरंकुश जो सत्ता का शासन की व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था परिवर्तन ने इन्होंने हमारे कंधों को मजबूत करने का काम किया है। जिन बातों को मुसलसल तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार उठाते चली आई थी, उसी आवाज के अंदर इन्होंने भी अपनी आवाज मिलाने की कोशिश की है और साथ में बहुत अच्छी पुरजोर तरीके से की। और मैं एक बात और भी कहूंगा कि आप देखिए जो सत्ता के अंदर घमंड है वो किस कदर है कि एक चुने हुए सांसद के ऊपर आपने एक छोटी सी टिप्पणी कर देने के बाद इतने ज्यादा केसेस लागे, समाजवादी पार्टी इस बात को तो कंडेम्ड करती है। अच्छा, चाहे वो संजय सिंह जी अपनी पार्टी को यहाँ विस्तार देने आए हो, वो राजनीतिक दल है, उनको विस्तार देने आए हैं, वेलकम है, उनको करना चाहिए। वो भी जनता का काम कर रहे हैं, हम भी जनता का काम कर रहे हैं। उनके ऊपर आरोप लगा कि वो लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं, वो लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया था, जो जातिवाद के आरोप लगाया था, उससे लोगों की भावनाएं आहत हुई, ये आरोप लगा है, बड़ा आरोप लगा है। देखिए, हमने पूरा उनका डिबेट तो जहां जहां उन्होंने दिया, वो भाषण दिया, वो मैंने नहीं सुना। लेकिन आप लोग के माध्यम से जितनी बातें सामने आई हैं, उसमें मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने वही बात उठाई है जिससे यहाँ की देश की जनता और जन जन पीड़ित है। अच्छा। ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ब्राह्मण उत्पीड़न की बात उन्होंने उठाई और उन्होंने ठाकुरवाद की बात उठाई, तो उससे कौन इनकार कर सकता है? बिल्कुल, हम लोग तो पहले से इस बात को कह रहे हैं। उन्होंने हमारी आवाज को और बुलंद किया, उन्होंने आपके मुद्दे को छीन लिया। नहीं, बुलंद नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं सर, आपके मुद्दे को छीन लिया वो। और सुनिए, देखिए अभी लड़ाई ये चल रही है कि आपको पीछे छोड़कर नंबर 2 की लड़ाई पे है। आम आदमी पार्टी की रणनीति यही है। अरे भाई, आपको और उनको मुबारक। लेकिन चक्कर ये है कि अचानक किसी को के आ जाने से वो पहले नंबर की लड़ाई में होना चाहिए, उन्हें दूसरे नंबर की लड़ाई में क्यों आते हैं? हम तो अपने आप को पहले नंबर की लड़ाई में आते हैं। अब दूसरे नंबर की लड़ाई में आप अगर आपको आंक रहे हैं तो उनको भी बधाई। वो विपक्ष में हमारे विरुद्ध बैठेंगे 2022 में और हमारे अंदर जो कमियां होंगी उनको इंगित करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इसके मतलब आपने तीसरे नंबर पे भेज दिया। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि हर राजनीतिक दल का अधिकार है कि वो जनता की आवाज को उठाए, देर से ही सही, लेकिन कम से कम आम आदमी पार्टी को इस बात की सुध आई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जनता पीड़ित हो और उसकी आवाज उठाई जाए। संजय सिंह को बताइए, आप लोग जनता की आवाज को नहीं उठा पा रहे थे, वो काम आम आदमी पार्टी कर रही है। नहीं अंजनी भाई, देखिए ये बात नहीं। हम लोग पूरी सक्षमता से उठा रहे हैं। भाई बहुत तारीफ हो रही है आपकी पार्टी के जितने। इमरान भाई बहुत तारीफ हो रही है। नहीं सुन तो ले, तारीफ क्यों नहीं करेंगे? विपक्षी दल सब एक है। अरे वाह, सत्ता के विरुद्ध हमारी लड़ाई है। हम तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। विपक्ष को बांटने की कोशिश कोई ना करे। अच्छा, मैं तो बहुत सीधी सी बात कहता हूं। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, उन्हें विपक्षी है। आप तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बस आप सिर्फ इस्तेमाल करते हैं ब्राह्मणों का। ये प्रदेश की जनता देख रही है अंजनी भाई, कि कौन किसका और कैसे इस्तेमाल करता है और कैसे दूध की मक्खी तरह निकाल करके फेंक देता है। ब्राह्मण उत्पीड़न अगर हो रहा है जी, तो क्या आदमी कहेगा नहीं? इसमें कोई जातिवादी बात होने की बात नहीं है। अगर ब्राह्मण का उत्पीड़न होगा, कैसे हो रहा है? कोई 2-4 उदाहरण आप देंगे ना कि हाँ भाई ये
आते हैं, इस वजह से उनका उत्पीड़न हो रहा है। कोई दो चार उदाहरण आप देंगे, कैसे हवा में बोलेंगे? भाई सीधी सी बात आप देखिए, जब से इनकी सरकार बनी है 660 ब्राह्मणों की हत्या इस उत्तर प्रदेश के अंदर कर दी। अभी तक आप बोलते थे कि दलित और पिछड़ा विरोधी सरकार है। देखिए आपकी रणनीति चेंज होगी। अभी तक आप बोलते थे कि दलित और पिछड़ा विरोधी सरकार है, आप कह रहे ब्राह्मण विरोधी सरकार है। तो आप रणनीति तय कर लीजिए किसके विरोधी है। प्राप्त किए उसका ये तो पूरी जितनी भी जाति व्यवस्था सबके विरुद्ध सरकार है। पर कॉमन तरीके से अगर देखा जाए तो ये पूरे प्रदेश की जनता के विरुद्ध काम करने वाली सरकार है। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए, अच्छा, जो ये पहले ये दलित और पिछड़ा विरोधी थी, अभी वर्तमान में ब्राह्मण विरोधी हो गई। तो इस वजह से हो गई, आप खुद देख लीजिए। वो आप बताइए। हम ये पूछते हैं कि जो प्रभात मिश्रा अभी अवयस्क लड़का था, उसको इन्होंने एनकाउंटर में मार दिया। आज से पहले उसके ऊपर कितने मुकदमे थे? 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था सर, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था। ये तो जांच के बाद पता चलेगा। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था। ये बताइए किस अपराध को उसने किया था? दूसरी चीज मैं पूछता हूँ, अमर दुबे की पत्नी केवल 2 दिन पहले वो ब्याह होकर के उसका आया था, उसको इन्होंने अभियुक्ता बना दिया, उसको जेल में डाल दिया। इनके एसपी ने कहा हमसे भूल से गलती हो गई, हम उसको रिलीज करेंगे, लेकिन आज तक वो उसको जेल में बैठाए हुए हैं। गौरव जी जवाब दीजिए। गौरव जी जवाब दीजिए। जो अपराधी हैं आपने उनको इनकाउंटर किया, ठीक है, लेकिन उनके परिवार वालों को परेशान कर रहे हैं, इस वजह से ब्राह्मण नाराज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौरव जी जवाब दीजिए। नहीं कर रही है। जिसने अपराध किया है, जो हीनियस क्राइम किया है, और जिसने उस अपराध में सहयोग किया है, उसको होना ही पड़ेगा। 2 दिन पहले उसकी पत्नी आई थी, वो बता रहे हैं कि 2 दिन पहले उसकी पत्नी आई थी, तो उसने क्या हीनियस क्राइम कर दिया? जो अपना कुनबा नहीं संभाल सका, 12 साल के बच्चे ने कोई हीनियस क्राइम किया। ये गले से उतरने वाली बात नहीं है। और जो भी अपराधी शामिल होगा किसी भी अपराध में, चाहे किसी जाति का हो, उसके साथ कोई जात के आधार पर भेदभाव नहीं होने वाला इस सरकार में। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले शादी हुई थी, तो उसकी पत्नी को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? 3 दिन पहले शादी हुई थी जी, 3 दिन पहले उसकी हाथ की मेहंदी। मिश्रा जी अपने सीने पे हाथ रखिए, आप भी एक ब्राह्मण है। मैं भले कायस्थ जब देखना है आपके अधिकारों के लिए आप पार्टी में हो सकता है स्वार्थी हो गए हो, लेकिन इस बात को आप स्वीकार कर सकते हैं क्या कि 3 दिन की आई हुई लड़की को उसके लिए आपने अभियुक्त बना दिया, गलत काम किया कि नहीं किया? स्वीकार कीजिए, आपने अपने राय के बल से एक ब्राह्मण होने के नाते कीजिए कि सरकार ने ये गलत काम किया, नहीं चढ़ पाएगी तवे पर। मिश्रा जी आपको स्वीकार करने में क्या हर्जा है? 12 साल के बच्चे को घुटने के बल बैठाया था, क्या वो अपराधी था? हिरण्यकश्यप का पुत्र कौन था? प्रहलाद। तो क्या हिरण्यकश्यप के चीजों का फल जो है प्रहलाद को मिलेगा? यही हमारी हिंदू मैथोलॉजी समझाती है और सिखाती है। भैया जी इसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण नाराज है। मैं बता रहा हूँ आपने जो शासन किया उत्तर प्रदेश में, उसका दंश आज हमारे शासन को छोड़िए, उस समय शासन में नहीं है। नहीं गौरव जी देखिए, आप बात से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 12 साल के बच्चों को घुटने के बल बैठा लिया, इसी वजह से ब्राह्मण नाराज है। आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां भ्रम फैला रही है, तो आप भ्रम को दूर करिए। आप भ्रम को दूर करिए गौरव जी, भ्रम को दूर करिए। जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है अपने भ्रम को दूर करिए। ब्राह्मणों को यूज किया है इन्होंने, ब्राह्मण समाज ने इन्होंने उनको यूज किया है। वो जांच के दायरे में आएगा या दंड के दायरे में आएगा, सजा के दायरे में आएगा, उसको भुगतना पड़ेगा। इमरान भाई आप जुड़ गए हमारे साथ, आवाज मिल रही है आपको? वोट लेना रहता है। जी हाँ जी इमरान भाई देखिए, अब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौरव भाई भी जुड़ रहे हैं, वो अभियुक्त के रूप में खड़ा कर देते हैं। ठीक है इमरान भाई, गौरव भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरीके से डिबेट में वो थोड़ा देर से आए, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि भाई ये साथ में ठीक है, बहुत सारे लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं। गौरव जी देखिए, अब गौरव जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, गौरव जी से आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही। कपिल जी देखिए, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी बता रहे थे कि भाई आप लोगों का जो मुद्दा था, पहले आप लोग बोलते थे कि बीजेपी दलित और पिछड़ा विरोधी है, अभी आप कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण विरोधी भी है, तो यानी आप स्टैंड पर खुद कायम नहीं हो पा रहे। दूसरा, आम आदमी पार्टी जिस आक्रामक तेवर से आ रही है, पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति अभी से बनानी शुरू कर दी। यहाँ के प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन लगभग हो चुका है।
यानी ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी एक तरफ तो प्रत्याशियों के नाम के लेकर आपसे आगे चल रही है, दूसरा बीजेपी से सीधे लोहा ले रही है, यानी कहीं न कहीं वो आपको पीछे छोड़ने की पूरी रणनीति आ गई है पंचायत चुनाव से ही। देखिए, माननीय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन विनम्रता से एक बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है जी कि समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए ही समाजवादी पार्टी का गठन किया। हाँ, और ये कह देना कि हम सिर्फ 2 लोगों की 4 लोगों की बात करने वाले लोग हैं, तो ये कहना ही गलत है। नहीं, शुरुआत तो ऐसे किया था आपने, 90s का दौर अभी कोई भूला नहीं है सर, जब ऊपर डीजीपी से लेके नीचे कांस्टेबल तक सब एक ही समाज के लोग होते थे, तो ये समता मूलक कहां था? अभी लोग उसको भूले नहीं है सर। जी देखिए, बहुत सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ। हाँ, हमारे ऊपर तमाम आरोप लगते रहे, हाँ, कोई भी सरकार रही है उसके ऊपर तमाम आरोप लगते रहे, लेकिन आप खुद उठा करके देख लीजिए, हमारे प्रमुख सचिव कौन थे? आलोक रंजन जी। और जो समाजवादी पार्टी ने समता मूलक समाज की स्थापना की बात कही, आप बहुत होता था तो थाने पर आरोप लगा लेते थे, इससे ज्यादा आपने आरोप नहीं लगाया। यानी आप तक मतलब ये है कि मीडिया वही आरोप लगाती है ना जो कि विपक्ष में बैठे हुए लोग कहते हैं। नहीं, हम लोग भी यूपी से ही सर, यूपी थाने के कांस्टेबल से एसपी तक तो सब एक पार्टी, एक ही समाज के लोग होते थे। खैर, आज उस पर बात नहीं हो रही, आपने समता मूलक की बात की, इस पे हमने कहा कि क्या लगता है जैसे आम आदमी पार्टी भी जात की बात कर रही है कि यूपी की राजनीति में जात की बात करना बहुत अनिवार्य हो गया क्या? हम जात पात से ऊपर नहीं निकल पाएंगे क्या? नहीं, मैं एक पूरी बात आ जाने दें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उपाध्याय जी ने इस बात को कहा है और वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी बात पे तमाम लोग चलते हैं, उनको आदर्श के रूप में लेते हैं, इसलिए उनकी बातों के सामने मुझे अपनी बात कहना जरूरी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ बड़ा विनम्रता के साथ उनसे कि देखिए, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए ही समाजवादी पार्टी ने मुसलसल काम किया है और लगातार हर कमजोर व्यक्ति की आवाज उठाई। हाँ, आप देखिए, अगर 10% सवर्णों की आरक्षण देने की बात भी होती थी तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने इस बात को सबसे पहले संसद के अंदर उठाया था और उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार या सपोर्ट से आती है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप उसको बात छोड़िए और हमारे जनेश्वर मिश्रा जी, हमारी जो भी अपनी पार्टी की सरकार बनी उसके अंदर जितने कैबिनेट मिनिस्टर थे 4-5 आप देख ले उठा करके, तो हमने किस समाज से बनाए था? इसकी नहीं, हम तो सभी समाज के लोगों को मानते हैं और लेकर के आगे चलते हैं। ठीक है सर, आरबी उपाध्याय जी कुछ कहना चाहते हैं सर? ये माना जाए कि जब आम आदमी पार्टी जो मुद्दों पे बात करती थी वहाँ श्रीवास्तव जी आपका, इंजीनियर काजी इमरान जी आपका, आरबी उपाध्याय जी आपका और फजल वासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कम से कम